बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इत्तेहादियों में, शहबाज शरीफ हुकूमत के इत्तेहादियों में फूट पड़ गई है और अहम इत्तेहादी जिसने खड़ा किया हुआ है इस हुकूमत को और इस हुकूमत को गिरने से बचाया हुआ है, उस इत्तेहादी ने धमकी दे दी है हुकूमत छोड़ने की। और उसकी वजह क्या है? अपने अपने मफादात। और साथ ये भी हो सकता है कि जो नई एक तब्दीली आई है, उस तब्दीली के आने के बाद मामलात कुछ और किसी और तरफ चले गए हों। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे इमरान खान की जानिब से आज अहम इंकशाफात किए गए हैं। मीडिया के सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है और उसमें जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से भी इमरान खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। और साथ जो साबिक आर्मी चीफ थे कमर बाजवा, उनके हवाले से भी और हुकूमत के हवाले से भी अहम तफसीलात कौम के सामने रखी हैं। इमरान खान ने बड़े दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, उनसे अब तक हमारा राब्ता ही नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और साफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा से भी वर्किंग रिलेशन हमारा बेहतरीन था, लेकिन अचानक उनके रवैये में तब्दीली आई। एक्सटेंशन के बाद महसूस की हमने वो तब्दीली। एक्सटेंशन के बाद कहा गया कि एहतसाब छोड़ें और NRO दे दें। इमरान खान ने कहा कि हुसैन हक्कानी को जनरल रिटायर्ड बाजवा ने लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया। वो हुसैन हक्कानी जिसके बारे में हमें ये बताया जाता था माजी में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो मुल्क दुश्मन है या मुल्क के गद्दारों में उनका नाम आता है, उस हुसैन हक्कानी को सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए, जहां हमने देखा कि इमरान खान को गिराने के लिए उन लोगों को भी उठाया गया, मोहसिन दावड़ जैसे लोगों को, अली वजीर जैसे लोगों को, मंजूर पिश्तीन जैसे लोगों को, और फिर जियो जैसे चैनल को भी बर्दाश्त किया गया और उसको प्रमोट किया गया। फिर हमने देखा वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ जो गालम गलूज करते थे, उनको भी NRO दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये हुआ। और वो लोग जो डॉन लीग्स का के मरकज़ी किरदार थे, उनको हुकूमती ओहदे दिए गए। तो फिर उसके बाद यही पता चला कि जब आपके मफादात हों तो बहुत दुरुस्त है, जब आपके मफादात ना हों तो वो गद्दार भी है, वो मुल्क दुश्मन भी है, वो मुल्क तोड़ने वाले भी हैं। और आवाम तो फिर अब समझ गई ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से मामलात माजी में चलते रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे एंटी अमेरिका साबित करने की कोशिश पाकिस्तान से हुई। अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू ने जो कहा वो सबक पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। और हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ मुहिम और बाजवा की तशहीर करते रहे। वो कमर बाजवा कमर पर छुरा मार रहे थे और साथ ही हमदर्दी भी कर रहे थे कि वो कहते हैं कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, वो वाला काम इमरान खान कहते हैं कि हमारे साथ किया गया, कि वो हमें कमर में छुरा भी मार रहे थे और हमदर्दियाँ भी दिखा रहे थे। इमरान खान ने कहा कि असम्बली में वापसी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा असम्बली में जाकर क्या करेंगे? वापसी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो और पायदार हुकूमत बने। शफाफ इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। इस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत सब बुरहानों से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है और हम मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम के लिए तैयार हैं, अगर हमारी जो इलेक्शन का मुतालबा है उसको माना जाए। मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान ने दहशतगर्दी के इजाफे पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल जरदारी को अफगानिस्तान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। हमारे मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ बेहतरीन तल्लुकात थे। दहशतगर्दी बेच कर डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने भी दहशतगर्दी बेच कर डॉलर्स कमाए, लेकिन 80,000 जानों का ज़िया हुआ। अब भी यही लगता है कि ये दहशतगर्दी बेच के डॉलर कमाना चाहते हैं। साफियों से मुलाकात में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन से मुतल्लिक भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ बे का नहीं इल्म। रमीज़ राजा के दौर में पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची, इन्होंने पैसे बचाए और ये नजम सेठी पैसे लुटा रहा है। नजम सेठी को लाने के लिए PCB का आइन तब्दील कर दिया गया और मुल्क में कोई इस वक्त निज़ाम नहीं है। और ये एक ऐसा, इन्होंने ऐसे मुल्क को उस तरफ धकेल दिया है कि जहाँ से मुल्क को निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि इन्होंने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो MQM का मामला है, आप जानते हैं कि गवर्नर सिंध, इसके बारे में तो अब जमात इस्लामी कराची ने भी कह दिया है कि अगर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है तो फिर MQM के धड़ों को कौन इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने ये सवाल पूछा है और कहा है कि अगर न्यूट्रल है तो फिर बताया जाए कि इनको इकट्ठा कौन कर रहा है, क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, कौन सी कराची की इन्होंने पहले खिदमत की थी कि अब इनको दोबारा
कराची को रोशनियों का शहर बनाने के लिए उस एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है, जो बोरी बंद लाश के मुजिब थे और बानी थे, जिन्होंने पूरे कराची को तबाह बर्बाद किया। आप बजाय इसके कि इस गंद से साफ करें, पीपल्स पार्टी के गंद से साफ करें, जिन्होंने लियारी और उन इलाकों में क्राइम को बढ़ाया या वहाँ पर उन्होंने अपना एक कानून नाफिज किया हुआ था, आप एमक्यूएम को ख़त्म करें, जिन्होंने कराची को बर्बाद किया। वहाँ के नौजवानों को आगे आने दें, पढ़े लिखे लोगों को आगे आने दें और वहाँ हालात बेहतर हों। आप फिर वही चले हुए कारतूस, जिनको पहले आपने कहा कि ये गलत हैं, फिर वो दुरुस्त हो गए, जिनका जो हम जब से 20 साल से तो हम सियासत को जानने लगे हैं, तो सियासत में तो हमने देखा है कि एमक्यूएम की तो कोई औकात ही नहीं है। एमक्यूएम कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। हमें याद है कि जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने धरना देना था 2013 में, जनवरी 2013 में, ये 2014 वाले धरने से पहले, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए था, और वो 9-0 गए थे और अल्ताफ हुसैन ने जितनी उनकी तारीफें की थी, अगले दिन जब धरना वो शुरू करने लगे तो एमक्यूएम घर चली गई, एमक्यूएम धरने में ना गई। तो ये इनकी तो कोई औकात ही नहीं ना। तो ये चीज़ें क्यों इकट्ठी की जा रही हैं, कौम जानती है, और यही बात जमात इस्लामी की जानिब से भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने जो रवैया है उस पर बरहमी का इज़हार करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी ने एक वर्कर्स कन्वेंशन किया था सरकारी खर्चे पर एक दिन पहले, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि कराची में सिर्फ पीपल्स पार्टी होगी और मेयर पीपल्स पार्टी का होगा और जियाला होगा। उस पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी दोहरी पॉलिसी खेलना चाहती है। असल में इनका डिसाइड ये हुआ था कि कराची हैदराबाद आपका, बाकी सिंध हमारा, मिल के खाते हैं और मिल के इमरान खान को साइड पर करते हैं। इमरान खान को साइड करने के लिए ये किसी किसी जानवर से भी ये इताअत कर सकते हैं, इतने खौफजदा हैं ये इमरान खान से। तो ये इनका डिसाइड हुआ था। बिलावल जरदारी ने कहा कि भाई जो कराची है वो हमारा है। उस पर एमक्यूएम ने इजलास बुला लिया और एमक्यूएम ने कहा कि बिलावल जरदारी का बयान सियासी है या उनकी पार्टी पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है और अब वो चाहते क्या हैं, अब वो ये चाहते हैं हल्का बंदियों का जो मामला, बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों का मामला, उस पर वो अब सियासत करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि कराची में और हैदराबाद में इलेक्शन हो। इस वक्त उनको पता है कि पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और फिर उसके बाद जमात इस्लामी को चंद सीटें मिल सकती हैं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात बिलावल भी जानता है और ये खालिद मकबूल सिद्दीकी भी जानता है कि एमक्यूएम को कुछ नहीं मिलने वाला। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी बहाने करती, कभी सिलाब है, कभी ये है, कभी वो है, और सारे मामलात चलाते रहे और फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इनको 3 माह टाइम निकलवा दिया था और जनवरी के 15 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन अब एक तरफ पीपल्स पार्टी खत लिखती है और अब एमक्यूएम आ गई मैदान में, और एमक्यूएम ने अब डायरेक्ट धमकी दी है शहबाज शरीफ को कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है, आपका इलेक्शन अगर इस्लामाबाद का वो मुलतवी करवा सकता है तो हमारा क्यों नहीं मुलतवी कर रहा, मुलतवी करें। और अभी तो हम इकट्ठे होना शुरू हुए हैं, अभी तो हमारे फारूक सत्तार हमारे साथ मिल जाएगा, पीएसपी मिल जाएगी, एमक्यूएम, ये सारे एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी, फारूक सत्तार, फैसल वावडा, ये सारे ही मिल जाएंगे और मिलके ये कौन सा तीर मारेंगे। अब यही है कि आप कराची के लोगों को यहाँ से उठा के किसी और खला में भेज दें और कोई और खलाई मखलूक ले आए और वो आके इनको वोट दे। अब फैसल वावडा को कौन वोट देगा, फारूक सत्तार को कौन वोट देगा? उनको पता है कि ये इन लोगों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ मुहाजिर कौम का नाम इस्तेमाल किया है, मुहाजिर कौम के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपने मफादात, अब आप देखें कि इमरान खान को छोड़ के जब ये शहबाज शरीफ के साथ गए तो मुहाजिरीन के लिए, उर्दू स्पीकिंग के लिए, कराची शहर के लिए कौन सा इन्होंने तीर मार दिया कि आपने इमरान खान की हुकूमत गिरा के, कि इमरान खान बुरा था और शहबाज शरीफ अच्छा था, 8 माह में किया क्या है? कुछ भी, जीरो, कुछ भी नहीं किया। और फिर बातें करते हैं कि हम कराची के लोगों के खैर खा हैं। कराची के लोग तो बहुत समझदार हैं, पॉलिटिकली तो वो बहुत कुछ जानते हैं। वो सिर्फ आपकी जो लिसानी बुनियादों पर नहीं आपको सपोर्ट करेंगे, वो देखते हैं कि हमारे कराची का कौन खैर खा है और किसने कराची का बेड़ा गर्क किया है। खालिद महमूद, ये एमक्यूएम का इजलास हुआ और इन्होंने धमकी दी कि जी हम जो बल्दियाती इंतखाबात कराने पर हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे दी है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया को ये खबर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने इजलास के बाद कि हमें मीडिया से इतला मिली है कि बल्दियाती इलेक्शन 16 जनवरी को हो रहे हैं। मीडिया से इतला मिली है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, वहाँ पर पीटीआई कंपेन कर रही है और कहते हैं हमें मीडिया से पता चला कि 16 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। हम बज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी
نہیں ہیں۔ آج انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد نہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم باضابطہ طور پر پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہے، ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا جو سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے تھا۔ آج ہمارا رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن غیر جانبدار اور شفاف ہوں تو ہم ضرور تیار ہیں، مگر سندھ کے اندر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں وہ متنازع ہیں۔ 15 جنوری کو شفاف انتخابات ہو رہے ہیں اور ہم نے 8 ماہ کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے درجنوں ملاقاتیں کی ہیں۔ فوری طور پر کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیاں تبدیل کی جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے۔ ایم کیو ایم کے زیر اثر علاقوں میں 90,000 آبادی پر یو سی بنائی گئی، جبکہ دوسری جانب 20 سے 25,000 افراد پر یو سی بنائی گئی۔ الیکشن کمیشن 15 جنوری سے قبل اثر نو حلقہ بندیاں کرے۔ کہتے ہیں اگر حلقہ بندیاں درست نہ ہوئیں تو پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے اور احتجاج کریں گے۔ یہ کارکنان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس الیکشن میں حکومت میں رہ کر لڑنا ہے یا حکومت سے باہر ہو کر الیکشن لڑنا ہے۔ اگر الیکشن غیر جانبدار نہیں ہوئے تو پرامن کس طرح ہوں گے؟ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ذمہ داری سے سندھ حکومت کو کیوں سونپی ہے؟ وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم پرامن کیوں ہوں گے اور ہم حکومت بھی چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں اس معاملے میں الیکشن کمیشن کے پاس ہم گئے، شہباز شریف 24 گھنٹے میں بتائیں، 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا شہباز شریف کو کہ شہباز شریف 24 گھنٹوں میں بتائیں کہ جو آپ نے ذمہ داری لی تھی اس پر آپ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے تاکہ ہم اپنا کوئی فیصلہ کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا یہ حلقہ بندیاں اس طرح کی گئی تاکہ شہر کا مینڈیٹ چرایا جا سکے۔ وزیر اعظم صاحب آپ تو اسلام آباد میں حلقہ بندیاں کر لی ہیں، اب بتائیں کہ اپنے وعدے پر عمل درآمد کب کروا رہے ہیں اور ہمارا کب سوچیں گے؟ وہی بات، اچھا یہ حکومت چھوڑیں یا جو بھی ہو، عوام کو پتہ ہے کہ یہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور یہ سارا ڈرامہ ہے اور یہ عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم اپنے مفادات کے لیے گئی، اپنے مفادات کے لیے دھمکیاں دے رہی ہے، تڑیاں لگا رہی ہے۔ ایاز صادق کی جانب سے کہا گیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ایاز صادق کو بھیج رہی ہے کراچی میں کل منانے کے لیے ایم کیو ایم کو۔ وہ جائیں گے، وہ کچھ دے آئیں گے اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جائیں گے۔ کیا ہے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور وہ دوبارہ پھر وہی جو ہے وہ الیکشن تو الیکشن کمیشن کے ساتھ پہلے اب فرمائش تو آئے گی کہ آپ نے اسلام آباد میں نہیں کروایا تو کراچی میں بھی نہیں ہونے چاہیے، فرمائش تو کی جائے گی۔ نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، نہ ایم کیو ایم چاہتی ہے، اور الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کے بغیر چل نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں تو، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جنہوں نے الیکشن نہیں کروایا وہ وہاں خاک الیکشن کروائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم کو ٹیلی فون کرنے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ 2018 میں شفاف الیکشن نہیں ہوئے، اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے۔ اس حلقہ بندیوں کی صورت میں عوام الیکشن کیسے قبول کریں گے؟ بوگس ووٹنگ اور جعلی حلقہ بندیاں والے الیکشن کسی کو قبول نہیں ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 1 سے 2 دن میں جنرل ورکرز اجلاس بلوائیں گے جس میں فیصلہ ہوگا۔ ہمارے بغیر الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہم صاف شفاف اور غیر جانبدار الیکشن چاہتے ہیں۔ کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں صوبے بنانے چاہیے، اور ہم کراچی کے لوگوں کے لیے چاہتے یہ ہیں کہ کراچی کے لوگوں کا بھلا ہو، اور ہم کراچی کے لوگوں کے بہت خیر خواہ ہیں اور کراچی کے لوگوں کے لیے ہم کام کریں گے۔ یہ ان کی جانب سے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں شہباز شریف آپ نے ہمیں رپلائی نہ کیا، ہم آپ کو فون نہیں کریں گے، ہمیں آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم آپ کو میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم ہے، کیا ہم حکومت میں رہ کر الیکشن لڑیں گے یا ہم حکومت کے بغیر الیکشن لڑیں گے؟ یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے، اور یہ تو ایلفی تھی جس نے بچایا ہوا، نہیں تو یہ ایک دن ان کا اتحاد نہیں چلنے والا تھا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔